नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मिर्जापुर से बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें मिर्जापुर का इतिहास बताता है कि इससे पहले महालक्ष्मी नगर के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दें 1735 ईस्वी में स्थापित ये शहर कालीन और पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था, जैसे कि हम सभी जानते हैं। वहीं मां विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, चुनार का किला और अन्य पर्यटन स्थल मिर्जापुर की शोभा को बढ़ाते थे। वर्तमान समय में मिर्जापुर के नाम को बदलने को लेकर जनता के बीच चर्चा जो है वो तेज हो गई है। इस विषय पर हमारे संवाददाता SN यादव ने नपा अध्यक्ष से विशेष बातचीत की है, आप ही सुने। इस समय हम आपको बता रहे हैं जनपद मिर्जापुर के नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल मिर्जापुर जो कि शक्तिपीठ के साथ साथ आपको बता दें कि मिर्जापुर ये वही मिर्जापुर है जो कि पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। और साथ साथ मिर्जापुर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला था, जो आज बढ़ जाने के बाद ये 3 जिले हो गए। और आज मिर्जापुर, जिसे हम बता दें कि मिर्जापुर की वो नगरी जो कि पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मिर्जापुर की बात क्यों की जा रही है। तो आज ये प्रश्न उठता है, जनता के बीच ये प्रश्न आ रहा है कि पहले तो मिर्जापुर था, अब इसका नाम जो कि मीरजापुर को स्थान लेने की बात कही जा रही है। आइए हम बात करते हैं, नपा अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी जी हमारे साथ मौजूद है। जनता के कुछ विचार भी इनके पास आए, जिसको लेकर इन्होंने मिर्जापुर का नाम बदलकर मीरजापुर के लिए शासन को भी प्रपोजल भेजा है। क्या इसके पीछे और कारण है, क्या इसके अर्थ है, क्यों इसका नाम परिवर्तन करना चाहते हैं, आइए हम जानते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या है मिर्जापुर और मिर्जापुर के परिवर्तन? गत दिनों नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के बोर्ड की बैठक में माननीय सभासद द्वारा प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पास किया और ये सर्वविदित भी है कि मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पे जाइए, जो मिर्जापुर लिखा है ये मुगलों की छाप। और ये हमको कोई भी, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, जिन लोगों ने भी बाहर से आके हमारे ऊपर राज किया है, वो हमको गुलामी की याद दिलाता है। तो इस छाप से अलग हटके ये माँ विंध्यवासिनी की धरती है। माँ विंध्यवासिनी लक्ष्मी स्वरूपा है। मिर्जापुर मतलब मीर माने समुद्र, जा माने पुत्री, समुद्र में पुत्री की नगरी यानी लक्ष्मी की नगरी। पुराना व्यवसायिक इतिहास रहा है। ये वास्तव में मिर्जापुर का अपभ्रंश बाद में मिर्जापुर हुआ और मिर्जापुर ही इसका शाब्दिक अर्थ ठीक है। ये हम लोग शासन को भेज के मांगते रहेंगे कि यहाँ का नाम बदल के मिर्जापुर किया जाए। माँ लक्ष्मी की नगरी, माँ विंध्यवासिनी, मंडल का नाम विंध्याचल मंडल है, शहर का नाम मिर्जापुर किया जाए। अभी कुछ दिनों पूर्व बूढ़नाथ मंदिर के जो महंत हैं डॉक्टर योगानंद गिरी जी योगी जी से मिले और फिर उन्होंने मिर्जापुर का नाम, वही प्राचीन नाम जो कि गिरजापुर था, उसको रखने की बात कही। तो क्या मिर्जापुर और गिरजापुर में क्या अंतर हो जाएगा? गिरजापुर का ही अपभ्रंश मिर्जापुर बाद में हुआ था। गिरजापुर भी एक ही नाम है हम लोग। और डॉक्टर योगानंद गिरी जी ने भी जो कहा है, हमारे सदन में ये भी प्रस्ताव आया है कि इसका गिरजापुर नाम हो। तो जो प्रस्ताव आए हैं उसको हम लोग शासन के पास भेजेंगे। हमारा स्व लौटे, हमारा गौरव लौटे, हमारा स्वाभिमान लौटे, मिर्जापुर की खोई थाती वापस आए, ताकि यहाँ का नौजवान भी बाहर कहीं जाए तो सर उठा के बात कर सके। मिर्जापुर सीरीज में भी मिर्जापुर को काफ़ी पीछे ढकेला है। इन सारी चीज़ों को मेरा निवेदन है हमारे बोर्ड के द्वारा भी कि इस सब पे ध्यान देते हुए हमारे शहर का एक स्वाभिमान गौरव लौटाया जाए, इसका नाम फिर से ठीक किया जाए। ये नाम परिवर्तन को लेकर ये जो आपने प्रपोजल भेजा है, तो उसी तरीके से क्या आप जिले की जो व्यवस्था है, जो जिले की कंडीशन है, उसको बदलने के लिए फिर वही चीजें जो आस्था की बात करते हैं, तो उसको लेकर आपने किस तरीके से मिर्जापुर नगर के बारे में जो विजन बना रखा है, क्या प्रपोजल रखा है? हम लोग नगर पालिका क्षेत्र के नगर पालिका के सेवक के नाते और हमारे सदन में जो विभिन्न नगर के क्षेत्रों से हमारे माननीय सभासद आते हैं, सबके प्रस्ताव, सबका भाव, इसका मतलब पूरे नगर का प्रतिनिधित्व करने वाले सारे हमारे मेंबर्स हैं, सबने भी इस प्रस्ताव को पास किया है।
उसकी मूल भावना के अनुरूप मिर्ज़ापुर का सांस्कृतिक विकास हो, मिर्ज़ापुर में पर्यटन का विकास हो, ताकि मिर्ज़ापुर शहर के लोगों का भी आर्थिक विकास हो और इन सारी चीज़ों में हमारा जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, खोया हुआ गौरव सब लौट कर आए। क्योंकि मिर्ज़ापुर का इतिहास पुराणों में मिलता है। अगस्त मुनि भी यहीं से विंध्य पर्वत लांघ के गए थे सब दक्षिण में। अगर आप खोजने जाएंगे तो बहुत लंबा, बहुत गौरवशाली इतिहास है। बाबर के लड़के के नाम पे मिर्ज़ापुर रखा गया हो या अंग्रेज़ों का साथ देने वाले जो सरकारी अधिकारी थे उनके नाम पे रखा गया हो मिर्ज़ा के नाम पे, वो गलत है। क्योंकि इन लोगों ने कहीं भी देश के लिए और हमारे अपने समाज गौरव के लिए कुछ नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे नपा अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी जी। इनका विजन है कि नाम परिवर्तन के साथ साथ मिर्ज़ापुर जो नगरीय, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी इसका विकास हो, जिससे कि नगर के लोगों का भी विकास हो। और इसके पीछे यही कारण था कि जो प्राचीन समय से यानी मुगलों के ज़माने से 17वीं शताब्दी से मिर्ज़ापुर जो नाम चला आ रहा है, वास्तविक रूप में मिर्ज़ापुर या गिरजापुर रखा जाए, जिसका प्रपोजल भेजा गया शासन को। अब देखते हैं शासन इनकी प्रपोजल पर कितना ध्यान देते। धन्यवाद। मिर्जापुर से खबर, जहां हाल में ही अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है, जिसे लेकर विपक्ष में भारी गर्मा गर्मी चल रही है। आपको बता दें, देखने को मिली है गर्मा गर्मी। जहां इतना ही नहीं, आपको आगे भी बता देते, विपक्ष के सदस्यों ने विरोध स्वरूप इसे फाड़कर फेंक भी दिया है। विधेयक में ये जो प्रावधान शामिल है, कोई भी मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, यदि किसी गंभीर आरोप में 30 दिनों तक जेल में रहे तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। इस बिल को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी से विशेष बातचीत की है, आप भी सुने। इस समय आपको बता दें कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में एक बिल पारित किया है और उस बिल को लेकर विपक्ष में अच्छा खासा विरोध किया। उस बिल को फाड़कर गृह मंत्री के ऊपर फेंक भी दिया। इस समय हमारे साथ मौजूद है मिर्जापुर जनपद के कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती चौधरी जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि वो कौन सा बिल है, क्या कारण है कि विपक्ष उसका इतना विरोध कर रही है कि सभी के सभी पक्ष विपक्ष आपस में इतना टकराव हो रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आप बहुत बहुत स्वागत आपका कि आप आए हैं एक मुद्दे पर बात करने के लिए। जी, गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में एक हाल में ही एक संशोधन, जो संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए हैं, क्या है जिसका कि पूरा विपक्ष विरोध कर रही है? देखिए, पूरा विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है कि ये लोग आपातकाल के नाजायज औलाद है। इनसे अच्छे कानून और जायज कानून की अपेक्षा नहीं की जा सकती। काश ये 130वां संशोधन बिल विधेयक अगर किसी नैतिकता का ताज पहनने वाले किसी मंत्री के द्वारा लाया गया होता तो शायद इतना विरोध न होता। जो व्यक्ति खुद तड़ी पार रहा हो, आज वो नैतिकता का तकाजा दे करके 130वां संविधान संशोधन की बात कर रहा है। वो खाली शब्दों का नाजायज फायदा उठा रहा है कि हम शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, हम तो इसको मनमानीकरण की बात कर रहे हैं। ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और अगर आपका नियत क्या है कि जो संविधान का 75वां आर्टिकल है उसमें संशोधन करना चाहते हैं आप। जो पावर राष्ट्रपति को है किसी मंत्री को हटाने का, रखने का, शपथ दिलाने का, जो उनके द्वारा अधिकृत होता है तब कोई देता है, उस अधिकार को आप मिनिमाइज करने जा रहे हैं। आपकी नीयत सही नहीं है। आपने जितने आपके भ्रष्ट मंत्री थे, चाहे महाराष्ट्र के हो चाहे जहां के हो, जब आपके मशीन में आ गए, वॉशिंग मशीन में आ गए तो वो सही हो गए। विपक्ष के नेताओं को तो आप जेल भेजते हो और जो ऐसे नेता हैं जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे हैं, उनको अपने पार्टी में आप ले लेते हो। तो आपके इस विधेयक का औचित्य कोई समझ में नहीं आ रहा है। केवल ये लग रहा है कि आप ये आप पुलिस की तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। ये लोकशाही को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके, अब जो पहले मंत्रिपरिषद का सदस्य
राष्ट्रपति के प्रति दायित्व उत्तरदायित्व होता था, संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता था और देश की जनता के प्रति उत्तरदायी होता था। अब वो पुलिस के प्रति उत्तरदायी होगा, अब वो मंत्री गृह मंत्री के अधीन काम करेगा, अब वो गृह मंत्री का शकल देखेगा कि कहीं किसी पुलिस के इशारे पर हमें वो पर ऐसा केस न लदवा दिया जाए। संवैधानिक संस्थाएं उनके जेब में है, चाहे ईडी हो, चाहे पीडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, किसी के ऊपर जो आपके दुश्मन है, जो आपके विपक्षी है, उनके ऊपर केस लगवा कर उनके पद को खत्म करने की एक साजिश है। और आप कहते हो कि अगर प्रधानमंत्री तक को भी लिया जाए, कौन किस पुलिस वालों की हैसियत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा लिख देगा और वो धारा लगा देगा कि जिसमें 5 साल की सजा होगी और उनको 30 दिन के लिए जेल में डाल देगा? किस पूरे हमें देश का बता दीजिए। आप 3 तरह से इसको संशोधन लाना चाहते हैं। एक तो केंद्रीय मंत्री के लिए, राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री उनके मंत्री हो, जो यूनियन टेरिटरी है उनके लिए हो, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके लिए हो। लेकिन देश की जनता जागरूक हो गई है। आप ध्यान भटकाने के लिए, जब लोगों ने आपको वोट चोर घोषित कर दिया, जब आप लोगों ने बता दिया कि पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब वोटर की मेहरबानी से बड़े बड़े पद पर लोग पहुंचने वाले हैं, तो उस वोटर को ही खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। जिस राजीव गांधी ने 18 साल तक के नौजवानों को वोट देने का अधिकार दिया, आप उसको खत्म करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो आप अलग अलग रास्ता चल करके जो एक वाई मीडिया निकालते, कभी ये संशोधन तो कभी ये, अब उसको जेपीसी में डाल देते हैं। मैं अगर ये आपके माध्यम से पूछूं कि जब भी कोई मंत्रिमंडल कोई बैठक करता है और किसी आने वाले विधेयक पे चर्चा करता है, तो उसके पब्लिक डोमेन में आता है कि मंत्रिमंडल में इस विषय पे विचार किया गया, अगले सत्र में इसको रखा जाएगा। क्या इस तरीके का मंत्रिपरिषद में कभी चर्चा हुआ? नहीं हुआ। नहीं, तो उसके लिए तो संयुक्त संसदीय समिति बनाएगी, जो तदर्थ समिति। पहले आपने विधेयक लाया ना, तो विधेयक की चर्चा किया आपने मंत्रिपरिषद में, और फिर अंतिम दिन क्यों रखा? जो कार्यसूची जारी किया था आपने पार्लियामेंट के चलने के लिए, तो उससे नैतिकता के आधार पर भी हाल में आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी दिनों से जेल में थे और जेल से ही वो सरकार चला रहे थे। तो कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर ऐसे बिल लाया जा रहा है कि कोई भी मंत्री हो, जो मुख्यमंत्री हो, अगर उसे जेल में है तो जेल से कोई वो सरकार न चलाए। भैया यो तो आपके पास कानून है, जो आपका ये जन प्रतिनिधित्व 1951 का कानून है, उसमें ये प्रोविजन है कि जो लोग अगर सजा पाते हैं इतने दिन तक तो वो नहीं रह सकते। ये तो आप जानबूझ के पुलिस तंत्र स्थापित करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करके। पुलिस तंत्र गृह मंत्रालय के अधीन होता है, तो आप चाहते हो कि प्रधानमंत्री भी गृह मंत्री के अधीन रहे। ये नियत है। देश से विकास से कोई मतलब नहीं, महंगाई रोकने से कोई मतलब नहीं है, नौजवानों को बेरोजगारी दूर करने से कोई मतलब नहीं, किसानों की समस्या से कोई मतलब नहीं है, आदिवासियों के जंगल जल जमीन के मामले से कोई मतलब नहीं है, दलितों के उत्थान से कोई मतलब नहीं है। अब तो राष्ट्रपति के अधिकार को भी कम कर रहे हो, इसलिए कि महिला राष्ट्रपति है, दलित है। तो आपका क्या विचार है कि जैसे ये 130वां जो संविधान संशोधन किया जा रहा है, तो ये तदर्थ समिति जो गठित की गई है, तो क्या ये विधेयक पारित हो जाएगा, लागू हो जाएगा कि नहीं? देखिए, जेपीसी में बैठते हैं संसद सदस्य, बैठते हैं, सारे संसद सदस्य एक दल के नहीं होते। संसदों की भी, अगर आप नैतिकता की जब बात करें तो सांसदों की भी एक नैतिकता है कि वो इस देश में संविधान का शपथ लेकर के वहां सदस्य बना हुआ है, तो उसको भी लोकतंत्र की हिफाजत करनी है, उसे भी संविधान की हिफाजत करनी है, संविधान के हर एक अनुच्छेद की हिफाजत करनी है। और अगर उसमें कोई बहुत जरूरी हो तो उसका एक तरीका, एक नियम है, कानून है, सिस्टम है। इस विधेयक को लेकर किसी भी प्रकार की सहमति नहीं बन सकती, क्योंकि यह जो बिल है सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने के लिए, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। हालांकि कई बार ऐसे इसके पूर्व में भी 1951 जो 1951 कानून के तहत कोई भी सांसद विधायक अगर 2 वर्ष तक जेल जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती। लेकिन जो 130वां संशोधन है उसमें ये बताया गया कि किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री को यदि 30 दिन तक जेल में रखा जाता है, तो जो आर्टिकल 75 में ए जो आ गया है उसके अनुसार प्रधानमंत्री रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को और उनकी सदस्यता
चली जाती या 31वें दिन अपने आप चली जाती। ये तो बात उनके संशोधन की रही, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि 130वां संशोधन विधेयक कहां तक सुसंगत साबित होता है और जो ये तदर्थ समिति बनी है वो कहां तक इस पे अपने विचार विमर्श रखती है और ये लागू होता है कि नहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाराबांकी में पुलिस द्वारा छात्रों के साथ मारपीट के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। विभाग संयोजक अभिषेक पटेरिया के आह्वान पर जिला संयोजक गौतम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौराहे को पूरी तरह से घेराबंदी कर जाम कर दिया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद तथा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शन में छात्रों की सशक्त मौजूदगी ने नारेबाजी का माहौल को तनावपूर्ण बना रहा। बता दें, ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नमस्ते, अभिषेक पटेरिया, विभाग संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ललितपुर विभाग। जैसा कि हम न्यूज चैनल के माध्यम से सब लोग देख रहे होंगे, विगत दिवस बाराबंकी जिले में SRMU विश्वविद्यालय में फैले व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ जब वहां के छात्र और विद्यार्थी परिषद के सहयोग से अपनी जायज मांगों को लेकर विश्वविद्यालय गेट के बाहर अड़े हुए थे, तब विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज और उनके साथ मारपीट की गई, बाहर के गुंडे बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई। ऐसे 30 से 40 ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे छात्र हैं जिनकी हड्डियां टूटी हैं, उनके पीठ देखो किस तरीके से बर्बरता पूर्वक ऐसा प्रतीत होता है। कार्रवाई की मांग चाहते हैं? जिन पुलिसकर्मियों द्वारा ये कृत्य किया गया, छात्रों के साथ ये घटना की गई, ऐसे सभी पुलिसकर्मियों पर पुलिस FIR दर्ज कर शासन उनके निलंबन की कार्रवाई करे और ऐसा विश्वविद्यालय जहां छात्रों के साथ इस तरीके का सलूक किया जाए, ऐसे विश्वविद्यालय को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि कई दिनों पहले से इस चीज़ की मांग वहाँ के छात्र कर रहे हैं कि 2022 से जब आपके पास मान्यता नहीं थी लॉ की, तो आपने वहाँ के छात्रों का एडमिशन कैसे ले लिया, और एडमिशन लेने के बाद जब छात्र वहाँ मांग करता है तो उनको आप डराते हैं, धमकाते हैं और उनके पैसे वापस करने के लिए भी मना करते हैं। विद्यार्थी परिषद जब इस मांग को लेकर सुबह 9 बजे से अड़ी हुई थी, शाम को 5-6 बजे के बाद वहाँ के कार्यकर्ताओं पर और वहाँ के छात्रों पर जिस तरीके से आपने लाठीचार्ज किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। वो 1 तारीख की घटना जो बाराबंकी जिले में घटित हुई है, ये छात्रों में के कार्यकाल में और छात्र अभी भी इस चीज को भूल नहीं पा रहा है। खबर आ रही है जहां आपको बता दें, ABVP के छात्रों ने NH 730 पर प्रदर्शन कर करीब 2 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग जाम रखा है। छात्र बाराबांकी में हुए लाठीचार्ज कांड के खिलाफ विरोध कर रहे थे और दोषी CO और पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान आपको बता दें, छात्रों ने एम्बुलेंस को मार्ग दिया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन ADM को भी सौंपा है। DM ने आश्वासन के बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश का सोशल मीडिया का सह संयोजक हूँ। जिस प्रकार से OP राजभर द्वारा विद्यार्थी परिषद को गुंडा कहा गया है और उसको भ्रष्ट कहा गया है, कृत्य उनकी आई है वो बहुत ही निंदनीय है। हम लोग उनके खिलाफ मांग करते हैं कि उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, उनको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया जाए। हमारी मांग यहाँ पे ये है कि जो विश्वविद्यालय में जिस तरह से धन उगाही हो रही थी और LLB के छात्रों का रिजल्ट नहीं दिया गया था, उसको पूर्णतः विश्वविद्यालय को बंद कराया जाए। तो इनके जो ये ज्ञापन दिया गया है उसको हम माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुँचाएंगे और इनकी जो भी समस्या है उसको हमारे लेवल पे अगर सॉल्व होने वाली है या शासन के लेवल पे वहाँ तक इनकी बात पहुँचानी चाहिए। जीवन जो इतने घंटे तक जाम लगा रहा, प्रशासनिक जो है हमला भी लगा रहा, तो उस पर क्या अब खत्म हो गया है, बात हो गई है, सब कुछ उनका कहना अगर कार्रवाई नहीं हो तो फिर से चक्का जाम हम करेंगे। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी। मैं अखिल भारतीय कार सौदे के नाम पर 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आपको बता दें, पीड़ित ने प्रेम किशोर और उसकी पत्नी आरती पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रेम किशोर की मौत के बाद उसकी पत्नी ने फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि आरती ने फर्जी TC बनवाकर नगर पालिका परिषद में नौकरी हासिल की है। कई बार उच्च अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने कोर्ट का रुख उनको करना पड़ा है। बता दें आपको, थाना कोतवाली नगर में FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें धोखाधड़ी, धमकी और फर्जीवाड़ी की धाराओं में कई लोगों का नाम भी शामिल है। एटा से राज अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
घर के बाहर सफाई कर रहे युवक संतोष कुमार के साथ करंट लगने का हादसा हो गया। आपको बता दें, गंभीर रूप से घायल युवक को परिजनों ने तुरंत सीएचसी अलीगंज में भर्ती कराया है, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। देख सकते हैं विजुअल में, जहां आपको बता दें घटना की सूचना थाना राजा रामपुर पुलिस को दे दी गई और मौके पर परिजन चीख पुकार से माहौल जो था उनका गमगीन रहा। बता दें आपको, एसडीओ अलीगंज ने बताया है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक संतोष कुमार के परिजन अब न्याय और हादसे के कारणों की स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। एटा से अराज अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों के अनुसार हर रात एक एक गांव में 4 से 5 चोरी की घटनाएं हो रही है। जी हां, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं ने पुलिस की रात्रि गश्त की क्षमता को उजागर कर दिया। बता दें आपको, कार्यशैली पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वहीं स्थानीय लोग खुद अपनी सुरक्षा के लिए रात में लाठी डंडे और टॉर्च लेकर पहरा देने पर मजबूर है। बता दें आपको, थाना इटावा, त्रिलोकपुर और डुमरियागंज इलाके के बिजवार, बड़े मैनहा, साथ ही बसडील या मदारा गांव में ग्रामीण रात भर जागकर गश्त कर रहे हैं। स्थिति ने यह साफ कर दिया है कि यदि पुलिस तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाती है तो चोरी और असुरक्षा का सिलसिला बढ़ता ही रहेगा। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। असल में चोरी की जो है वारदातें बहुत हो रही हैं इलाके में, और बहुत जमाने के बाद, कई वर्षों के बाद इस तरह की घटनाएं सुनने में आ रही हैं। गांव में लोग देखते हैं कि ड्रोन उड़ रहा है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी से अब चोरी हो रही है कि ड्रोन उड़ रहा है, उसके बाद में दूसरे दिन वहां घटना हो जा रही है। अभी आज जानकारी मिली है कि सुबह से कोई गोवर्धन में शाम को देखा लोगों ने कि ड्रोन उड़ रहा था और सवेरे वो गिरा पड़ा जो है खेत में पाया गया। घूमने आए थे और गांव में लोग जग रहे हैं, गश्त हो रहा है सब। क्या मामला है, आप लोग गश्त क्यों कर रहे हो? रात में चोरी वोरी हो रहा है, रात में ड्रोन भी उड़ता है, तो इससे लोग दहशत में हैं, तो जग रहे हैं। लोग बहुत दहशत में रहते हैं। कितने बजे तक आप लोग जगते हो? हम लोग तो पूरी रात तक जागते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। अभी फिलहाल तो 3:30 बज रहा है, लेकिन हम तो 1 बजे आए हैं, लेकिन लोग ऐसे आते जाते रहते हैं फोन पे। जनपद सिद्धार्थनगर में थाना त्रिलोकपुर, ढेबरुआ, इटवा तथा अन्य थानों में पूरे जिले में जगह जगह बड़े पैमाने पर चोरी की घटनाएं घट रही। चोर आते हैं, एक घर को छोड़ करके एक एक गांव में कम से कम 5-5 घरों में एक ही दिन चोरी करते हैं। इसके लिए त्रिलोकपुर थाने में सबसे ज्यादा चोरी हुई ग्राम सिकटा में हुई, कटरिया बाबू में हुआ, करवनिया में हुआ, सिकटा में हुआ, मझौआ में हुआ, फली में हुआ, अहिरौली में हुआ, सोहरवा में हुआ, त्रिलोकपुर थाना गदा खौआ में हुआ, कठवतिया गोकुल में हुआ, मधुकरपुर चौबे में हुआ। इतना तो ये अकेले चौखड़ा में एक रात में 5 घरों में चोरी हुई। पहले से हम लोग बार बार कप्तान से और थानेदारों को आगाह करते रहे हैं, कुछ करिए, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे। बरुआ में तो बाढ़ आ गई है। मोटर सिद्धार्थनगर जिले में चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जैसे कि रात में कहीं कहीं ड्रोन कैमरे भी देखे जा रहे हैं उड़ते हुए। ग्रामीणों द्वारा उसे फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। जनता में भय का माहौल बना हुआ है। लेकिन सही सवाल इसमें यह है कि जिले में कहीं ना कहीं चोरी देखने को भी मिल रहा है। अब देखा जाएगा कि प्रशासन इस पर कितनी जल्द से जल्द कार्रवाई करने में सफल हो रही है। सिद्धार्थनगर से संवाददाता बजरंगी प्रसाद चौधरी, न्यूज़ 20। जिले के ग्राम चनरगड्डी विकास खंड नौगढ़ में मनरेगा योजना की तहत बड़ी अनियमितताओं का मामला सामने आया। बता दें, ग्रामीण महिलाओं का आरोप लगा रही हैं कि उनके नाम पर हाजिरी लगाई जा रही है, जबकि वे काम में शामिल ही नहीं। बता दें, कुछ महिलाओं का कहना है कि उन्हें सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया जाता है, असली काम कोई और करता है। मास्टर रोल में साफ दिख रहा है कि महिलाएं
प्रेजेंट है, लेकिन उन्हें जानकारी तक नहीं है। खंड विकास अधिकारी सर्वेश मोहन ने कहा है कि बिना फेस रीडिंग की हाजिरी नहीं लगती, लेकिन मास्टर रोल की स्थिति इससे विपरीत दिख रही है। स्थानीय लोग इस जिम्मेदारों की मिलीभगत से योजना में चल रहे बड़े खेल का नतीजा बता रहे हैं। बता दें आपको, सवाल उठता है कि जिन कामों के लिए हाजिरी लगी है लेकिन काम किसी और ने किया है, उनका भुगतान कैसे और किसके खाते में हुआ है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बहाऊ कहाँ के रहने वाले हैं? सरगड्डी के। ये शौचालय कब से नहीं खुला है? बहुत दिन जब से बना तब से नहीं खुला। तब से खुला ही नहीं खुला। तो आप लोग शौच करने कहाँ जाते हैं? कहाँ करते, खुलेआम करते हैं और कहाँ करते हैं। तो आपने प्रधान से नहीं कहा कि कोई नहीं खुल रहा? बहुत बार कहा। तो क्या कहा उन्होंने? अब कहा लगा दिया हूँ, खोले। तो यहाँ जो जिसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिस महिला की नियुक्ति की गई है, वो कहाँ है? वो बभनी रहती है। वो आती नहीं है? आती है, घंटा बैठ के चल जाती है। खोलती नहीं है इसको? नहीं, वो भी हफ्ते में 2-1 दिन आते हैं। इस वक्त सिद्धार्थनगर जनपद के नौगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत चनरगड्डी में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर गरीब मजदूर जॉब कार्ड धारकों का कहना है कि हम गरीब मजदूर से मजदूरी ग्राम पंचायत में ना करवाकर प्रधान द्वारा बाहर से मजदूर लाकर मजदूरी करवाया जा रहा है, जिससे हमारे भरण पोषण में काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। हम गरीब मजदूर को मजदूरी ना देकर हमारे लिए मुसीबत खड़ा किया जा रहा है। वहीं पर तमाम महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सार्वजनिक शौचालय में हर वक्त ताला लगा रहता है, जिससे हम लोगों को शौच के लिए काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। सिद्धार्थनगर से संवाददाता बजरंगी प्रसाद चौधरी। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, तलापुर मोड़ स्थित अरमान अस्पताल के डॉक्टर निसार के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। अस्पताल की नर्स ने उन पर बैड टच का आरोप लगाया। बता दें आपको, इससे पहले भी डॉक्टर निसार और उनके सहयोगियों के खिलाफ कई थानों में क्रिमिनल वाद दर्ज है। प्रशासन ने अस्पताल सीज कर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। वहीं बता दें, स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल सेवा नहीं बल्कि व्यवसाय और माफियाओं से जुड़ी गतिविधियों का अड्डा बन चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर निसार के पास शिक्षा के नाम पर फर्जी डिग्री है और उनके अस्पताल में कोई ऑपरेशन के बाद लोगों की जान जा चुकी है। जी आपको बता दें, उनके अस्पताल में कई बार लोगों की जान जा चुकी है ऑपरेशन के बाद। अब प्रशासन पर दबाव है कि वो इस गंभीर मामले में प्रभावी कार्रवाई कर समाज को ऐसे अपराधियों से सुरक्षित करे। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। महिला है जो एक डॉक्टर के खिलाफ मतलब बैड टच का आरोप लगाया है। ये पिपरी में अरमान हॉस्पिटल एक पड़ता है, जहां एक महिला ने आरोपित किया एक डॉक्टर को कि उनके साथ जो है बैड टच किया गया है, तो तत्काल उस पर उनसे तहरीर लेकर के उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। और इसी बीच अगली खबर देख रहे हैं, जहां बता दें, मजोला थाना क्षेत्र में पुलिस ने लंबे समय से चल रहे अवैध जुए पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है, जिसमें आरोपी ताश और नकदी के साथ पकड़े गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3,52,000 रुपए और अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। सभी आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, आपको बता दें। साथ ही इसके बाद जेल भेजा गया है। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है, जबकि पुलिस ने कहा है कि अवैध जुआ, सट्टा और असामाजिक गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया है कि आरोपी सभी थाना पागबड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं और लंबे समय से घरों में जुआ खेलते आ रहे हैं। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, एसएचओ मझोला को सूचना मिली थी कि उनके थाना क्षेत्र में किसी एक मकान में लोग बैठ कर के और जुआ खेल रहे हैं और जो मकान मालिक है वो लगातार इस तरह से वहाँ पे जुआ खिलवाता है। इस सूचना पे तत्काल अपनी टीम के साथ एसएचओ मझोला वहाँ गए और वहाँ से दबिश देने पे 10 लोग वहाँ हिरासत में लिए गए और उनके पोजीशन से 3,52,000 रुपये बरामद हुए हैं। ये लोग बेसिकली काफ़ी दिन से उस घर में जुआ खेलते आ रहे थे और कल इसके बारे में हम लोग को इनपुट मिला था, इस पर एक कार्रवाई हुई है। इसमें 10 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें सभी लोग पागबड़ा के रहने वाले हैं, पागबड़ा जनपद मुरादाबाद के ही, और बाकी इनके पोजीशन से वही कुछ अन्य सामग्री और प्लस 3,52,000 रुपये ये बरामद। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां पिलारी क्षेत्र की अयोध्या शुगर मिल पर आरोप है कि उससे गन्ना किसानों की मेहनत की कमाई दबा ली है। जी हां, गन्ना आपूर्ति का मूल्य 164 करोड़ रुपए से अधिक होने के बावजूद किसानों को केवल 124 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जबकि 40 करोड़ रुपए का
भुगतान रोक दिया गया है। विकास अंशदान के नाम पर 12 करोड़ रुपए अभी तक जमा नहीं किए गए हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि उनका पसीना बहाकर उगाया गया गन्ना मिल मालिकों और अफसरों की तिजोरी में कैद हो गया है। लगातार शिकायतों और गुहारों के बाद भी अब मिल मालिक और 2 बड़े अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें, किसानों का सवाल है कि क्या अब उनकी मेहनत की कमाई लौटेगी या घोटाला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये कल एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें कि गन्ना सचिव महोदय के द्वारा ये तहरीर दी गई थाना बिलारी क्षेत्र में कि वहाँ पे जो शुगर मिल है उसमें जो बगास से बेचने के कारण जो 12 करोड़ रुपए का भुगतान न करने के उसमें एवं जियो टैगिंग के उसमें एवं अन्य आरोप के उसमें एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें कि थाना बिलारी पर FIR पंजीकृत किया गया है। 3 लोगों के खिलाफ में ये FIR लिखी गई है जिसमें कि जो शुगर मिल के मालिक हैं एवं उनके 2 अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध ये FIR रजिस्टर की गई है। फिलहाल इसमें टीमें गठित कर दी गई हैं। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर जो भी इसमें तथ्य निकल के आएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच अगली खबर देख रहे हैं, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के पास प्रदर्शन किया गया और उनका पुतला भी फूंका गया है। कार्यकर्ताओं ने मंत्री को बर्खास्त करने और बाराबंकी में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ABVP के पदाधिकारी आदर्श शुक्ल ने कहा है कि मंत्री दिन रात पीते हैं और ऐसे पियक्कड़ मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शामिल रहे हैं और उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहराइच के कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के एक पियक्कड़ मंत्री हैं जो दिन भर पीते हैं और वो क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं पता है, ऐसे OP राजभर का आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में पुतला फूंका है। और विगत दिनों बाराबंकी के रामस्वरूप विश्वविद्यालय में जिस भीषण तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, जिसके विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप रहे हैं और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रदेश प्रशासन को 48 घंटे का समय दे रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के 4 सूत्रीय मांगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन की होगी। मांग क्या मांग है? विद्यार्थी परिषद की मांग है रामस्वरूप विश्वविद्यालय जो है वो अवैध जमीन में बना हुआ है, उसके ऊपर हाईकोर्ट से भी 27 लाख रुपए प्लांटी लगी है। ऐसे सभी 4 बिंदुओं पर जांच करा के कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें बने न्यूज़ 21। नमस्कार।